अब मैंने ये इधर क्यों करवाया ये पूछो पहले तो। वो इसलिए करवाया कि इतने बढ़िया वक्ता हैं रविंद्र जैन जी, और इतने बढ़िया वक्ता हैं राकेश जी, और इनसे भी ज़्यादा किशोर साहू जी। आज तीनों डिप्रेशन में है ये। क्या बात है। और क्यों है? बीम के नीचे इन्होंने, और कोई वक्ता ढंग का नहीं बोल रहा। थोड़ी देर बोलते और चले जाते, 5 मिनट बोल रहा है, कोई 2 मिनट बोल रहा है। अब मैं क्या, मैं तो नहीं बोलूंगा वहां। और एक और दोस्त भयंकर, अभी यहां से वक्ता बोल रहा है इस कोने से, यहां अड़ा हुआ है, इधर से भी बंद, इधर से खिंच गया, और सारे जितने भी श्रोता हैं उनकी गर्दन ऐसे हो रखी है, टेढ़ी हो रखी है कि नहीं हो रखी सबकी। अब गर्दन टेढ़ी रहेगी तो दिमाग में नहीं घुसेगा, और गर्दन सीधी करने के लिए बाहर जाते हैं, फिर हॉल खाली हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वास्तु दोष। क्या बोलते हैं? There should be an eye to eye contact with the audience. हाँ, अब सही रहेगा ना। अब किसी को पेशाब भी लगी होगी तो जाएगा नहीं। क्योंकि वास्तु में यही होता है। वास्तु में अगर आपने डायरेक्शन के हिसाब से ईस्ट फेस कर दिया, अच्छा है, रास्ता इधर से आ रहा है, आदमी बार बार ईस्ट फेस होने के बाद अपने ऑफिस में गर्दन को ऐसे करेगा। कौन आया? ईस्ट फेस आप बिठा भी दोगे उसको, उसके बावजूद भी वो साउथ फेस होकर बैठेगा, क्योंकि उसको पता लगना चाहिए कि किधर से कौन आ रहा है। ये वास्तु बड़ा लंबा विषय है, इस पर बहुत कुछ बोल चुके हैं। आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक वेद मंत्र के माध्यम से करूंगा, और दीपिका जी ने कहा था कि मंत्रों के बारे में, बाकी आपकी जो इच्छा होगी, प्रभु इच्छा होगी, वो बोलेंगे। कोई भी वेद मंत्र जब बोला जाता है तो वेद मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि देवता उसको सुनते हैं। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञम देवस्ऋतोजम होतारम रत्न धातमम ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेदाय नमः। ये ऋग्वेद का मंत्र था। मंत्र हमारी मेमोरी को शार्प करते हैं। मंत्रों का संबंध अंतरिक्ष और ग्रहों के साथ होता है। तो आज मैं पहले मंत्रों से ही शुरुआत करूंगा। उससे पहले आदर सूचक कुछ शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल करना होता है। मंच पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ विद्वानगण और मेरे सामने उपस्थित सभी विद्वान बंधुओं, दिव्य ज्योतिष मंच के पुरोधा डॉक्टर चंद्रशेखर जी, उनकी टीम में सहयोगी रहे किशोर साहू जी, राकेश जी, रविंद्र जैन जी, उनके सुपुत्र सौरभ जी। आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन शनि राहु बड़े चालाक होते हैं, और इसमें राहु बड़ा चालाक होता है। हमेशा हर काम शराफत से नहीं होता। क्या होता है सौरभ जी? कोई भी काम करिए आप, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, लेकिन राक्षस आकर के उसमें मांस का टुकड़ा डाल डालते थे। तो भगवान राम ने जन्म लिया, तो आपको थोड़ा सा राहु का अंश लेना ही पड़ेगा, कहने के तेज होना पड़ेगा। और तेज सबको ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में शराफत से काम करने नहीं देता। ग्रह यही कहते हैं। मैंने हमेशा ज्योतिष को सिखाया टीवी के ऊपर, क्या मुझे सिखाने दिया
मैं आज भी 10 केस भुगतता हूं। सनातन धर्म की रक्षा के लिए मैं टीवी पर उन आताताइयों के वंशजों से लड़ता हूं, लेकिन केस हिंदू लोग डालते मेरे ऊपर कि ये वैमनस्य फैला रहे रावत जी, ये हिंदू मुसलमान करते हैं रावत जी। तो इस दुनिया में विरोध हमेशा से शरीफ लोगों का होता है, बुरे लोगों का तो कोई करेगा ही क्या। उनके पास तो AK-47 होती है, उनके सामने तो नस्मत हुए लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए आपको मैं एक राय देता हूं, क्योंकि मैं शुरू से राजनीति टाइम में, कॉलेज टाइम से मंच संचालक रहा हूं। लाख लाख आदमी की भीड़ को मैंने रोका है, और भीड़ रोकने का और लोग बाहर न जाएं उसको रोकने का जुम्मा पूरा संचालक के पास होता है और ऑर्गेनाइजर के पास होता है। आप जिसको भी इनविटेशन दें, बोले कि 12 से 2 के बीच में आप आइए, आपको अवार्ड मिल जाएगा। ये तरीका नहीं होता कभी तो दीप प्रज्वलन हुआ और होते ही अवार्ड दे दो। आदमी घुसा नहीं, अवार्ड दे दो। आदमी इधर से घुसा, अवार्ड दे दो। लोग आए और गए तो प्रोग्राम में जान नहीं रहती। कोई आए या ना आए तो बोलो भैया लंच के टाइम पर ही आपको अवार्ड मिलेगा, चाहे आप 12 बजे आ जाओ, चाहे 11:30 जाओ, चाहे आप 1:30 बजे आ जाओ। ये कहीं ना कहीं मैंने देखा कि हम दीप प्रज्वलन करके हटे हैं, थोड़ी देर के लिए मंच में बैठे, इसको अवार्ड उसको अवार्ड, 50 आदमी चले गए यहां से। और मैं देख रहा हूं रविंदर जी को ये टेंशन में, फिर मैंने देखा बीम को, मैं कहा ये गड़बड़ है। इसलिए आगे से जब भी किसी को बुलाओ, आएगा तो ठीक है, उसका ज्ञान की वृद्धि होगी, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ज्ञान, इश्क, मुस्क, सुगंध और दुर्गंध और सूर्य की रोशनी, ये कभी नहीं छिपते। जिसको ज्ञान लेना होगा वो आएगा। इसलिए आगे से हमेशा ध्यान रखो। अभी भी तो बहुत भर गया ना पूरा। उनको बोलो, जितने भी लोग ज्योतिषी आते हैं, कि भैया इतने बजे आओ। इतनी कौन सी किसी की हवाई जहाज निकली जा रही है, कोई नजदीक मोगा से आया है, कोई इधर से आया है, कोई उधर से आया है, किसी को इधर जाना है कि मुझे तो जल्दी जाना है। अरे जाना तो मेरे को भी दिल्ली है, और उन्हीं बॉर्डरों से जाना जहां किसान बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे तो कोई डर नहीं है। इसलिए आगे से हमेशा ध्यान रखो कि ऑर्गेनाइज करना किसी भी प्रोग्राम को एक कला होती है, लोगों को बांध के रखना पड़ता है। मित्रों, लाल किताब के ऊपर तो सेकड़ी जी ने बोला, रविंदर जी ने भी बोला, उनके अपने अनुभव हैं, लाल किताब के अपने अनुभव हैं, न्यूमरोलॉजी के अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने अनुभव होते हैं अलग अलग। दीपिका जी ने कहा कि मंत्रों पे बोले, मंत्रों पर भी बोलूंगा। उससे पहले आप किसी खास टॉपिक पर आप चाहते हैं कि इस पर प्रकाश डालें तो मैं उस पर डालूं, नहीं तो मैं मंत्रों से रुपए के साथ ही शुरुआत करता हूं। किसी के दिमाग में ऐसा हो कि हम यहां पर कंफ्यूज होते हैं, इस विषय को थोड़ा सा इनलार्ज किया जाए ज्योतिष के मामले में। अभी तो मुझे किसी ने बोल दिया हस्तरेखा बोलो, तो मैं कल चंडीगढ़ में हस्तरेखा पे बोला। उससे पहले किसी ने बोल दिया हस्तरेखा बोलो, तो हस्तरेखा पर रील ही चल रही है आजकल। जब मैं हस्तरेखा की प्रैक्टिस नहीं करता, देखता नहीं हूँ। सर गोचर का ठीक है, हम गोचर का, महादशा का और फलादेश का और मंत्र का, तीनों का समन्वय लेकर के आज आपको जानकारी देता हूं। गोविंद पानी की बोतल दे देने। ग्रहों के 2 ग्रुप हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोई ग्रह बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, सब अच्छे हैं, सब बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अंतरिक्ष में जो शनि है वहां पर विषैली गैसेस हैं, यह विज्ञान कहता है। और जब सूर्य की किरण वहां से
जब सूर्य की किरण वहां से उसको रिफ्लेक्ट करती है और वो रिफ्लेक्शन पृथ्वी के ऊपर आता है तो विषैलापन आता है हमारे ऊपर। इसलिए जब शनि चंद्रमा के साथ युति करता है तो विषयोग बन जाता है। हम बड़बोलेपन में किसी चीज को बोल देते हैं। बृहस्पति के ऊपर शुभ एनवायरमेंट है, वहां से जब सूर्य की रिफ्लेक्शन बृहस्पति पे होती है, वो किरणें जब हमारे ऊपर आती है तो हमें शुभता आती है। मंगल की जो किरणें हैं, मंगल का जो एनवायरमेंट है, वहां की गैसेज और वातावरण ऐसा है, जब सूर्य की किरण वहां पर रिफ्लेक्ट करती है तो हमारे अंदर क्रोध पैदा होता है। आपको ठंडी ठंडी हवा लगे, एसी की तो नींद आती है ना, आती है कि नहीं आती विमल जी? आती है। और अगर गरम गरम लगे तो पसीना आता है, इरिटेट होते हो, टेंशन में आ जाते हो। इसका मतलब अंतरिक्ष से अगर सही आपके ऊपर किरणें आती हैं तो आपको आनंद आता है, और ऊपर से अगर किरणें खराब आती हैं तो आपको इरिटेशन और गुस्सा आता है। आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो आपका दम घुटता है और इरिटेशन आती है। ये सेम कंसेप्ट मैंने इसलिए बताया, ये ग्रहों के साथ, हमारी बॉडी के साथ संबंध होता है। ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये छोटा ब्रह्मांड है और वो बड़ा ब्रह्मांड है। बड़े ब्रह्मांड में जो घटना घटित होती है वो छोटे ब्रह्मांड में घटना घटित होती है। वहां पर अगर बम फटता है तो यहां भी बम की फटने की आवाज आती है। यहां से 2 किलोमीटर पे बम फटेगा तो यहां पर डर लगता है। इसका मतलब 2 किलोमीटर का एनवायरमेंट के साथ हम यहां अटैच्ड हैं, वहां ऑक्सीजन का फ्यूजन हुआ तो यहां पर हमें झटका लगता है। ये गोचर है। गोचर में ग्रह घूम रहे हैं, जिस समय ग्रह घूम रहे हैं उस समय पृथ्वी घूमते घूमते जिस राशि में होती है वो लगन होती है, और चंद्रमा जिस राशि और जिस नक्षत्र पर होता है उस समय दशा और महादशा और गोचर का प्रभाव आ जाता है। अगर किसी ग्रह की महादशा बहुत अच्छी चल रही है और गोचर में वो ग्रह नीच हो जाए, बाई बर्थ आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, उच्च का है, और गोचर में वही बृहस्पति नीच हो जाए तो उसके फल में कमी आएगी। इसका मतलब यह रहा कि जब आप पैदा हुए उस समय गर्भ के अंदर 9 महीने में आपकी बॉडी के पार्ट्स ऑफ बॉडी, वो सारे ग्रहों की किरणों ने अच्छे तरीके से उनको फॉर्म किया था, अच्छे तरीके से बनाया था। आपका फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उस समय आपका लीवर बड़ा मजबूत था, बृहस्पति उच्च का था। लेकिन गोचर में जैसे ही बृहस्पति नीच का हुआ और वो लीवर के साथ जुड़ा हुआ प्लेनेट है, वो रेज देता है, तो आपका मजबूत लीवर जब बृहस्पति नीच का हुआ 12 महीने के लिए, उस समय आपके लीवर पे इफेक्ट आ गया। बाई बर्थ तो बहुत अच्छा था, आज क्या हो गया? आपका हट बड़ा मजबूत था, सूर्य बड़ा मजबूत था, लेकिन गोचर में जैसे ही सूर्य नीच हुआ, राहु की युति में आया, केतु की युति में आया, वैसे ही आपको हार्ट अटैक हो गया। इसका मतलब कभी भी महादशा और अंतरदशा के ऊपर आप सटीक प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। वो तो उस समय की है जब आप पैदा हुए थे। उस समय आप कितनी मजबूती के साथ गर्भ के अंदर पके थे, भट्टे में ईंट कितनी बढ़िया पकी थी, उस समय की स्थिति है। लेकिन बढ़िया ईंट भी तो गोचर में खराब हो जाती है, उसमें तो राई लग जाती है, वो भी तो टूट जाती है। इसी प्रकार से कोई ग्रह बाई बर्थ आपका, मान लो बृहस्पति बाई बर्थ नीच का था, आप बचपन से पेट की बीमारी से जूझते हैं, कुछ भी खाते हैं आपको पचता नहीं, और उसके बाद में बृहस्पति उच्च का हो गया। उन्होंने ऐसी पॉजिटिव रेज देनी शुरू की और धीरे धीरे आपका लीवर रिपेयर होना शुरू हुआ और आप बहुत बढ़िया हो गए। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
मैं हमेशा से इसको रिसर्च कर रहा हूं 30-35 साल से। मैं बहुत अच्छा प्लेयर रहा हूं, पहले कबड्डी का था, फिर मैं वॉलीबॉल का हुआ, और अच्छी स्थिति में होने के बाद जब जब गोचर में शनि की ढैया या 7.5 लगी, मेरे घुटने खराब होने शुरू हुए, और 2.5 साल तक ढैया लगी तो 2.5 साल हुए, और जैसे ही वो हटी तो ठीक हुए। जैसे जैसे बृहस्पति ऊंच नीच हुआ, लीवर पे इफेक्ट आना शुरू हुआ, मैं डॉक्टर के पास जाता, मैं डॉक्टर को बोलता, डॉक्टर दवाई देता, ठीक नहीं होता, खाते रहो दवाइयां, कुछ नहीं होता। मैंने दवाई छोड़ दी, बृहस्पति ठीक हुआ, लीवर ठीक हुआ। ये आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि आज आपका दिमाग कैसा है। 1 महीने के लिए सूर्य की स्थिति आपकी उच्च अवस्था में है तो आपका ब्रेन कैसा है, और उसकी दशा चल रही है तो क्या है। वृष राशि के अंदर गोचर कर रहा है तो क्या स्थिति है, अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तो क्या स्थिति है, और जब मीन में गोचर करेगा तो क्या स्थिति आएगी, और जब सूर्य उसका होगा 13 अप्रैल को, तो उस समय आपके स्वभाव में और आपकी प्रोग्रेस में और आपकी उन्नति में क्या असर आता है, उस समय आपको विचार करना पड़ेगा। लेकिन हम करते क्या है, गुरुजी ये मेरा ना अप्रैल और मई का महीना बड़ा अच्छा जाता है, यहां तो मैं करोड़ों का बिजनेस करता हूं और पूरे साल कमा के खाता हूं, इतने बढ़िया ऑर्डर मिलते हैं। पर गुरुजी पता नहीं क्या बात है, ये जो अक्टूबर नवंबर आता है ना, उस समय मेरा बिजनेस ऐसा डूबता है, समझ ही नहीं आता। क्योंकि उस समय 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य नीच का होता है, और जो उस समय उस ग्रह की दशा चल रही है और वो गोचर में नीच हो गया, आपको अच्छा चलते भले बिजनेस के अंदर एकदम डाउन आ जाएगा। और यही ज्योतिष होती है। इसलिए यहां इन चीजों को खास ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी स्थिति में आप ये ध्यान रखो कि किसकी महादशा और किसकी अंतरदशा है, और गोचर में उस प्लेनेट की क्या स्थिति चल रही है, क्योंकि ये वैदिक ज्योतिष है। ये कोई लाल किताब नहीं है कि भाई एक नंबर की राशि बना करके वहीं पे बता दिया, आधा अच्छा हो गया आधा बुरा हो गया। अभी मैं सुन रहा था यहां सेकड़ी साहब को अभी निकल के गए, ये लगन में बैठा है तो इतने तक मकान नहीं बनाना चाहिए। अब मकान नहीं बनाओगे तो फिर कहां रहोगे, किराए पे थोड़ी रहेगा आदमी इतने समय तक, कितना रह लेगा किराए के ऊपर। और फिर अगर हम सारा ही लाल किताब मान ले तो मेरे अंदाज से 12 खानों में से 10 खानों में शनि अच्छा फल देता ही नहीं है, तो इसका मतलब 12 में से 10 आदमी जो है मकान ही ना बनाए, सब फिर 2 के बना करके सब किराए पर उठा दो। इन सब में रिसर्च करने की जरूरत है। उस समय रूपचंद जोशी जी ने क्या सोच करके वो सब चीजें लिखी थी, उन पर हमें आज रिसर्च करने की जरूरत है। मैं लाल किताब को क्रिटिसाइज नहीं करता, बस ये है कि उस चीज को समझो कि आखिर कहां वो चीज बोली गई है। इसलिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। इसके अंदर गोचर का ग्रह आपको डे टू डे आपको प्रभावित करेगा। 2 तरीके से प्रभावित करता है। एक आपकी लगन कुंडली है, उस पर ग्रहों का गोचर, और एक आपकी चंद्र कुंडली है, उस पर एक ग्रहों का गोचर, और एक आपकी सूर्य कुंडली है, उस पर ग्रहों का गोचर। लगन कुंडली पर आपका 100% फल आएगा, चंद्र कुंडली पर 100% नहीं आएगा। जो हम बोलते हैं कि आज करोड़पति बनोगे, कई मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि रावत जी तो अपने यूट्यूब में करोड़पति बनाते रहते हैं। मैं तो बनाऊंगा, अगर किसी को मैं खुशी दे सकता हूं और साइंटिफिकली दे सकता हूं तो क्या दिक्कत है। विश्व बहुत बड़ा है, 7 अरब से ज्यादा आदमी है, 7 अरब से ज्यादा आदमी तो 70 करोड़ एक राशि पे आते हैं, और 70 करोड़ को अगर 30 से डिवाइड करूं तो उनकी 1-1 डिग्री का फर्क आता है। उनकी नवांश कुंडली को चेंज करूं तो फिर और चेंज आएगा। और मैंने बोल दिया कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आज चंद्रमा यहां पर उच्च का है, 2 दिन के लिए आया और शेयर बाजार का काम करता है, वो सोने का काम करता है, सेल परचेज का काम करता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, और उस समय उसके गोचर में ग्रह आ गए, उसकी महादशा भी अच्छी आ गई, गोचर में भी उच्च का आ गया, उस समय उसको जुए सट्टे लॉटरी में पैसा आएगा। लाखों लोगों को आता है, आप पूछ के देखो अमेरिका में
कितने लोग लॉटरी खेलते हैं, वो उनका काम ये, गुरुजी बता देना जरा कौन से दिन खरीदूं। इंडिया में तो नहीं खेलते लोग, कम खेलते हैं। जुए सट्टे वाले, मैच फिक्सिंग वाले लाखों आदमी लगे होते हैं। अब उसमें से कम 50,000 आदमियों को तो करोड़ों का फायदा होता ही होगा ना। इसलिए ज्योतिषी को बहुत गहराई में जाने की जरूरत है, एक दूसरे को कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। और ज्ञान की तो 2 बूंद यानी 2 शब्द भी मिल जाए आदमी की जिंदगी को पलट देते हैं। इसलिए गोचर का संबंध हमारी महादशा के साथ कोरिलेट करके चलो। एक और आता है सबसे बड़ा कि हम सूर्य कुंडली के ऊपर गोचर नहीं देखते। हमने कभी यह नहीं देखा कि शनि की 7.5 चंद्रमा के ऊपर चलती है। अभी बहुत सारा केपी 7.5 को नहीं मानते। अब उनके बेटे हरिहरन प्रोफेसर, उनकी पत्नी विद्याश्री मेरे साथ एक सम्मेलन में मंच पर शेयर की। शास्त्रार्थ हुआ, अभी मैं गया फिर शास्त्रार्थ हुआ। मैंने तमिलनाडु के लोगों को बोला कि जितने तुम विद्वान हो, तुम्हारी विद्वानता गर्त में जाने वाली है। अगर तुम्हें हिंदी आती तो ये फैला देते, तुम्हारा नाम भी होता, लेकिन तुमने तो गांठ बांध रखी है कि हिंदी नहीं बोलनी। और उन लोगों ने कमिटमेंट किया कि रावत जी अगली बार आपसे अच्छी हिंदी बोल के दिखाएंगे आपको। इसलिए शनि की 7.5 चंद्रमा पे लगती है और शनि का प्रभाव सूर्य पर भी लगता है। आप देखना कि आपके ऊपर कोई 7.5 नहीं है, आपके ऊपर कोई शनि की महादशा नहीं है, आपके ऊपर कोई राहु की दशा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भयंकर परेशान हैं और बीमारियों से जूझ रहे हैं। ज्योतिषी परेशान हैं। मैंने कहा भाई 2.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान हो, हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है, दवाइयां खा रहे हो हार्ट की? बोले हाँ जी। बोला आपने कैसे बता दिया? मेरी तो गुरु की दशा चल रही है। मैं गुरु की दशा में आपका हार्ट डैमेज हो रहा है। क्यों? कि सूर्य जहां बैठा है आपका, और जहां सूर्य बैठा है उसके ऊपर से जब शनि का गोचर चलेगा तो सूर्य आपके बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लगन बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, वो आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, प्राण शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। आपकी प्राण शक्ति गोचर में टूटनी शुरू हो जाएगी। रिसर्च करके देखना, आपको पता चल जाएगा। जिसका भी सूर्य जहां बैठा हो, अभी जिनका मेष राशि में सूर्य बैठा होगा, ये रिसर्च का विषय दे रहा हूं आप लोगों को। सूर्य उच्च का बैठा है, जिनका उच्च का बैठा है, अभी 1 साल बाद मार्च में बृहस्पति की राशि के अंदर शनि आएगा मीन में, उसके बाद 2.5 साल बाद आएगा मेष में। और जिसका सूर्य बैठा हो उच्च का और उसी समय सूर्य की महादशा आ रही हो, आप लिखोगे कि सूर्य की महादशा आ रही है, आपका मान सम्मान, टिकट मिलेगा, चुनाव जीतोगे। और उस समय उसकी टिकट कट गई, क्योंकि उस समय शनि गोचर में सूर्य के ऊपर से नीच स्थिति में मूवमेंट कर रहा होगा, और उसी समय उस टेंशन में उसको हार्ट की प्रॉब्लम आएगी। ज्योतिष बड़ा प्यारा विज्ञान है, ये इतना जबरदस्त रिसर्च का विज्ञान है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है। खाने कमाने के लिए तो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा है। लकी नंबर 1, बड़ा शेर दिल हो। नहीं जी, मैं तो मच्छरों से भी डरता हूं। मच्छरों से भी डरता हूं। अब मच्छरों से तो डर जाएगा 1 नंबर वाला भी, कॉकरोच से डर जाएगा। क्यों? क्या अगर 1 नंबर वाले का लकी नंबर 1 अगर 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर के बीच में लकी नंबर उसका आ गया, फिर क्या करोगे आप? उस समय सूर्य नीच का होगा। पढ़ाता मैं भी हूं इसको, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करता। मैं बिमल का नाम बिमाल कर दूं या पाहुजा की जगह पोहुजा कर दूं, वो भी नहीं है।
क्योंकि अगर आपका प्रोनाउंसिएशन टूट गया तो वेद मंत्र का जैसे ही प्रोनाउंसिएशन टूटता है आपका कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसलिए वेद मंत्रों का जैसे करने का एक तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है, तरंगों की थेरेपी होती है। ये एक तरंगों की थेरेपी है, क्योंकि हम तरंगों के विज्ञान के साथ जुड़े हैं। ज्योतिष एक तरंगों का विज्ञान है। अब मैं आता हूं ये गोचर के विषय पर। अगर कोई ग्रह आपका नीच हो रहा है या गोचर के अंदर वो ग्रह आपको तकलीफ दे रहा है तो उसको कैसे रोका जाए? लाल किताब में तो टोटके हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में टोटके नहीं है, वहां उपाय हैं। उपाय का मतलब यह है कि टोटकों से तो क्या है कि टोटके चंद्रमा पीड़ित आदमी के लिए बहुत अच्छे हैं। चंद्रमा पीड़ित का मतलब है कि आदमी टेंशन में रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, या उसको डर लगता हो, भय लगता हो, एंजाइटी रहती हो, या छोटी छोटी बातों पे शक करता हो कि देखो मेरे को देख के ये हंस रहे हैं। अब मान लो दो लेडीज बात कर रही हैं आपस में और फिर हंस गई, और हंसते ही तीसरे वाली सोचेगी देखो मेरी बुराई कर रही है और हंस रही है। ये वहम आ जाता है। तो वहां ये टोटके भी काम करते हैं, और टोटके अनादिकाल से हैं, आज के नहीं है। टोटके अनादिकाल से हैं, क्योंकि पिपल्लाद ऋषि थे और पिपल्लाद ऋषि ने शनि को मार के गिरा दिया था, और उस समय पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने जप किया था। इसका मतलब पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करना, दीपक जलाना, परिक्रमा देना, मंत्र जाप करना, उसके पत्तियों का, उसकी छाल का, उसकी जड़ का, उसके फूल पत्तियों का सेवन करना आदमी को बड़ा महान बनाता है। अगर आप योगी बनना चाहते हो तो ये पंचगव्य होता है पीपल का। ये बड़े उपाय नारद पुराण में हैं। अभी मान लो कोई ग्रह गोचर में खराब आ गया, तभी आपको तकलीफ होगी। महादशा में तो तय है कि होना है। तो उस समय मंत्र जाप से इसको कैसे रोका जाए? मंत्र जाप से कैसे रोका जाए? ये एक मोबाइल सेट है ना, ये किसी टावर से जुड़ा हुआ है ना, और मैं टावर के इस मोबाइल के थोड़ी दूर पर जामर लगा दूं, इस मोबाइल का क्या होगा? ये काम करेगा? वर्किंग बंद हो जाएगी ना। अगर मान लो टावर से इस मोबाइल के अंदर गलती से, कई बार पहले केबल वाले ना पॉर्न फिल्म लगा देते थे और पूरे घरों में सब पॉर्न फिल्म देख रहे होते थे, फिर उनको धमकाते थे, कंप्लेंट करते थे, पुलिस जाकर रोकती थी। अभी इस पे गलती से टावर वाला ऐसी चीज डाल दे और फिर मैं तुरंत जामर का प्रयोग करके इसको बंद कर दूं, कर सकता हूं। मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि मेरे पास जामर है। आई हैव द जामर ऑफ द मंत्र। मान लो विमल मेरे बारे में नेगेटिव सोचते हैं, डर गए? अच्छा, XYZ किसी तांत्रिक ने कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाओं का प्रकोप डाल दिया। अब मुझे उसको जामर से उसको क्या करना है? उसको रोकना है। और मैं रोकूंगा तभी जब मैंने अपने मंत्रों के माध्यम से आपके त्रिनेत्र के अंदर घुस करके और आपको चारों तरफ से बांध दिया। अब आप बोलोगे रावत जी आप इसको प्रूव करके दिखाओ। विज्ञान तो, मैं विज्ञान को कैसे प्रूव करूं क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है बांधने का, लेकिन मैं रिसर्चर हूं, मैंने विज्ञान इन पर रिसर्च की है, इसलिए मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। आपका ध्यान रोकने की कोशिश करूंगा। जो जिनका ध्यान भटकता है, 1 सेकंड भी ध्यान नहीं भटकेगा जब आप ध्यान में बैठोगे। और आपके ऊपर अगर कोई नेगेटिव क्रिया होती है तो आप एनर्जी लेवल हाई कैसे कर सकते हैं और कैसे कम कर सकते हैं। अभी मैं कल चंडीगढ़ गया, मुझे पता था मेरे साथ घटना होगी। इसके गवाह विमल पाहुजा भी हैं। पहले एक बार धर्मशाला में राजीव शर्मा का प्रोग्राम था और वहां मेरे ऊपर अटैक कर दिया किसी ने। अटैक किया तो 3 बार अटैक किया और मेरे सफेद कुर्ते पाजामे के ऊपर ऐसे ही
इतने मोटे मोटे खून के दाग, कोई इधर पड़ रहा है, कोई इधर पड़ रहा है, कोई इधर पड़ रहा है, पड़ते रहे। मैंने उनको रोका, फिर उन्होंने शाम को किया, शाम को रोका, फिर उन्होंने रात को किया, फिर रोका, और सुबह किया, फिर रोका। अब आपने करना क्या है, अपने ध्यान को यहां पे लेके आओ। अगर आपने अपने चारों तरफ जामर लगाना है तो अपने ध्यान को तय कर दो कि मुझे मलेरकोटला में ही जामर लगाना है, सिर्फ ओनली मलेरकोटला में। मलेरकोटला की चारों तरफ की पर्दी के अंदर अपने दिमाग को घुमाओ। और मैंने घुमाना शुरू कर दिया दिमाग को। मैं उस गेट से घुसा, धुरी वाली रोड से घूमा, मैंने अपने दिमाग को उस पर्दी से बाहर नहीं निकाला। मैंने 200 किलोमीटर या जितना भी 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की पर्दी है मलेरकोटला की, उसको मैंने वहां पर रोक दिया। अब मलेरकोटला से बाहर का व्यक्ति अगर कोई भी मेरे ऊपर अटैक करेगा, मेरी इस फ्रीक्वेंसी में लक्ष्मण रेखा में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि करेगा तो वो भी कहीं ना कहीं क्रिया अपनी वेव्स के माध्यम से करेगा, तो वो भी क्रिया त्रिनेत्र के माध्यम से। कोई बाल तो छोड़ेगा नहीं मेरे ऊपर, या मिसाइल कोई छोड़ेगा नहीं। आपने उसको रोक दिया। और जब आप ओम का जाप और मंत्र का जाप करते हो तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी दूरी पर खींचनी है, ये आपको तय करना आना चाहिए। मेरे शरीर से वाइब्रेशंस निकल रही हैं, तरंगें निकल रही हैं, और ये तरंगें दूसरा कोई अगर घुसाने की कोशिश करेगा मेरे शरीर के अंदर, वो घुसेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी तरंगें अपनी बॉडी से बाहर कर रहा हूं, और दूसरा कोई अंदर डालने की कोशिश करेगा वो डाल ही नहीं सकता। अब आप ये कहोगे इसका प्रूफ दो, प्रूफ दो। जो लस्सी पीने वाली होती है ना, एक पाइप, उसको मुंह में लगाओ, उसके ऊपर एक मटर का दाना रखो और उसमें फूंक मारते रहो। जितनी देर फूंक मारोगे ना, उतनी देर मटर का दाना उसके ऊपर टिकेगा नहीं, वो ऊपर ही ऊपर उड़ता रहेगा, उड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा, उड़ता ही रहेगा। इसका मतलब आपकी फूंक के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उस मटर के दाने को आपके उस पाइप के ऊपर आने नहीं दे रहा। ये तो रही हमारी किसकी बात, हवा की। ऐसे ही हमारी वेव्स निकलती हैं, और जब वो वेव्स निकलती हैं, उन वेव्सों के माध्यम से आपके ब्रह्मरंध्र के ऊपर और आपके इस त्रिनेत्र के ऊपर कोई व्यक्ति आपको हैक नहीं कर सकता। और फिर यहां से आप मंत्रों का जाप करें। अगर आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा लेनी है तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अभी मान लो आपका शनि कमजोर है, या आपका बुध कमजोर है, आपको लॉस ऑफ मेमोरी होती है, तो आप बुध की आप केंद्र में जाओ, यहां से अपने ध्यान को एक्टिवेट करके यहां से जोड़ा बुध के साथ, ओम, वहां जोड़ लिया। बुध के एनवायरनमेंट से ओम को खींचना शुरू करो, यहां तक लाओ और नाभि चक्र तक लेके जाओ। ओम, मान लो ये बुध है, मैंने अपने दिमाग को बुध पे लेके गया और यहां से शुरू किया, ओम, वहां के एनवायरनमेंट की
पॉजिटिव ऊर्जा बुद्ध की आपकी मेमोरी में आएगी और आपकी मेमोरी इंप्रूव करेगी, आपका वे ऑफ टॉकिंग इंप्रूव करेगा। ये तो है ऊर्जा को खींचना और ऊर्जा को बाहर फेंकना। जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपका मन नहीं लगता है, भटकता है। आराम से आप बैठ के पद्मासन में, आप नहीं बैठ सकते पालती मार के लकड़ी की कुर्सी पे बैठो, कुर्सी लकड़ी की होनी चाहिए। कुचालक, नॉन कंडक्टर, ऐसी उस पर बैठ गए और उसके बाद में जिस मंत्र को सिद्ध करना है उस मंत्र को यहां पे लेके आओ। अभी खाली मैं ओम मंत्र को सिद्ध करने का तरीका बता रहा हूं। सब लोग अपने ध्यान को यहां पे लेके जाना और फिर कुछ सोच के दिखाना। या तो आपका मंत्र रुकेगा या आपकी सोच रुकेगी। यहां पे ऐसे उसको लिखना है, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। आप मंत्र बोलोगे। नमस्ते नमस्ते, आइए 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 नेताजी आइए। तो आप जब वो मंत्र बोलोगे, आप बैठिए बैठिए, आप जब वो मंत्र बोलोगे और साथ साथ उसकी अपने त्रिनेत्र को वहां पे जोड़ोगे तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। आप करके देख लेना, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। इस प्रकार से आप इन मंत्रों का ध्यान कर सकते हो। और जब आपका अभ्यास हो जाए 1 महीना और उसके बाद जब अगला सम्मेलन आएगा ना डॉक्टर साहब का, तब मुझे बताना कि आपने तो हमारी जिंदगी पलट दी है। और फिर आप ये कहोगे कि रावत जी आप इतनी मेहनत करते हो इस उम्र पे, इतना भागदौड़ करते हो, एनर्जी कहां से लाते हो? और आप खाते भी कुछ नहीं हो। आप एनर्जी अंतरिक्ष से ले सकते हो, आप एनर्जी स्टोर कर सकते हो। रावण की नाभि में, कुंभकर्ण की नाभि में एनर्जी बहुत ज्यादा स्टोर थी, बशर्ते तले हुए पराठे खाना छोड़ देना, आमलेट अंडा खाना छोड़ देना, मीट मुर्गा छोड़ देना। और उसके बाद देखना आपको बड़ा आनंद आएगा, आपको मंत्रों में भी आनंद आएगा, आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी, आपकी मेमोरी होगी और आपके ऊपर किसी ने किया कराया होगा वो बेचारा खुद भी डिप्रेशन में चला जाएगा। उसने अगर कोई क्रिया की आपके ऊपर, अभी जैसे हमारे नेताजी आई हैं, प्रदेश की प्रवक्ता हैं, मान लो किसी ने कहा कि भाई टिकट ना मिले, कटे, कुछ भी करे, अब उसको रोकना है, तो आप रोक सकते हो। अभ्यास का विषय है। क्या है? अभ्यास का विषय है। जितना आप अभ्यास करोगे इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। लोग कहते हैं कि इसके अंदर ज्योतिष में उपाय नहीं है। मैं कहता हूं भगवान ने कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। अगर ज्योतिष बनाई है और दुख दिया है तो दुख का उपाय भी दिया है, बशर्ते ढूंढने की आवश्यकता है। क्या है? ढूंढने की आवश्यकता है। आप ढूंढो तो सही, मिलेगा उपाय। ऐसा थोड़ी हो सकता है भगवान ने जाओ दुख भोगो। अरे ऐसा होता तो फिर इतनी जड़ी बूटियां क्यों देनी होती? फिर ये जीरा क्यों दिया? फिर ये पुदीना क्यों दिया? क्यों? फिर ये हींग क्यों दी? है ना, ये दिक्कतें जो हम खाते हैं क्यों दिए? ये मनुष्य जीवन को स्वस्थ रखने के लिए। आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, आनंद आ गया। अब मैं कह सकता हूं डॉक्टर चंद्रशेखर जी और सौरभ शर्मा जी और दिव्य ज्योतिष मंच का ये सम्मेलन 100% सफल हो गया। अब किसी को कुछ पूछना है, आप फ्री हैं, 2, 3, 4 मिनट मैं दूंगा। क्यों मेरी हमेशा ये सोच रहती है कि किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो क्या हम ये पूछ लें, तो पूछ सकते हो। गुरुजी अनाउंस कर दीजिए। सूर्य मानो में 16-17 को सम्मेलन का 16 और 17 जून को ये हैं 4 ठाकुर जी। अभी इन्होंने 5 स्टार में चंडीगढ़ में किया था, बड़ी हिम्मत है।
और साथ में सूर्य मोहन जी दोनों मिलकर के पटियाला में करा रहे हैं और सरकारी, हाँ बहुत बढ़िया है। 250 सीट का है, कम से कम 350 आदमी चाहिए वहाँ, और इतने आप लोग सब पहुँचेंगे वहाँ पर। और जितने मुझे लाखों यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि सब लोग वहाँ पहुँचिएगा, और जो भी आप जानकारी चाहोगे किसी भी विषय पे तो जानकारी देने की कोशिश करूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी रिक्वेस्ट है, आप क्योंकि आपके माध्यम से जाएगी ये चीज़ तो बहुत बेटर है। ज्योतिषियों में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए, वो एक बार जरूर करें। ज्योतिषियों में सबसे बड़ी क्वालिटी, किसी की बुराई और चुगली मत करो, पहली बात। इससे शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होती है, और नेगेटिव ऊर्जा डेवलप होगी तो मेमोरी को खाती है। क्या खाती है? सबसे बड़ी बात है कि जब आप नेगेटिव ऊर्जा डेवलप करते हो, चाहे क्लाइंट के साथ चाहे किसी के साथ, क्लाइंट भी आ गया तो ये मत सोचो कि मैं इसको काट दूं, आहा हा काल सटयोग का क्लाइंट आ गया, आहा मुर्गा आ गया, वो नियत नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा किसी की सोच है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है, वो ज्योतिषी नहीं है। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी से भी आपके पास लाखों रुपए आ सकता है, और मैं कहता हूं लाखों कमाने भी चाहिए आपको, क्योंकि आपकी फीस है, आप अपने ज्ञान की फीस ले रहे हैं, और ज्ञान की तो फीस की कोई सीमा ही नहीं है। पहले राजा महाराजा भी कहते थे कोई इसको ठीक कर दे तो 5 ग्राम इनाम दे दूंगा, फिर उसको 1100 रुपए लेने की क्या जरूरत है, 5 ग्राम लेगा ना फिर, क्यों? हजार लाख लाख की मट्टियां मिलती थी पहले, मिलती थी कि नहीं मिलती थी? बशर्ते ईमानदारी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ज्योतिष जैसा पवित्र विज्ञान कोई नहीं तो मैं राजनीति न छोड़ता, आज किसी स्टेट का मुख्यमंत्री होता, या मैं कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में तो बहुत पहले ही था, जब पार्लियामेंट का मैंने चुनाव ही लड़ लिया था 33 साल की उम्र में इतनी बड़ी पार्टी से। लेकिन उद्देश्य था ज्ञान को फैलाना, और आज भी यही कोशिश रहती है कि ये पवित्र विज्ञान है, पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव रखो, और जो कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हो, पूछने के लिए फ्री है। और यही उद्देश्य लेकर के मैंने आस्था टीवी पे इसको सिखाने की कोशिश की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए।